नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शैली मौर्य। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शैली में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनुवाद की अवधारणा। अनुवाद की अवधारणा में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि परिभाषा, उसका स्वरूप या फिर अनुवाद का महत्व क्या है, एक अनुवादक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, उसके क्या दायित्व होते हैं और एक इंसान अनुवादक से कैसी अपेक्षाएं रखता है कि अनुवादक को कैसा होना चाहिए। अनुवादक के रूप में जो रोजगार की संभावनाएं हैं उन्हें भी हम जानेंगे। इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को। सबसे पहले हम जानते हैं अनुवाद की परिभाषा क्या होती है या उसका स्वरूप कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। अगर हम बात करें अनुवाद की व्युत्पत्ति के बारे में, तो अनुवाद शब्द अनु प्लस वद से मिलकर बना है। ये एक संस्कृत का शब्द है और इसका जो संस्कृत में अर्थ है वो वद धातु से विकसित शब्द है। संस्कृत में वद धातु से घन प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है। संस्कृत में घन प्रत्यय जब किसी धातु अथवा मूल शब्द से जुड़ता है तो वह आ की मात्रा के रूप में शब्द के पहले अक्षर के साथ युक्त हो जाता है। इसी के फलस्वरूप वद प्लस घन वाद बना। आगे वाद शब्द में अनु उपसर्ग जोड़ने से अनुवाद शब्द निष्पन्न हुआ। अनुवाद की यह व्युत्पत्ति भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से संबद्ध है। प्राचीन भारत में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी। पढ़ने पढ़ाने के क्रम में गुरु या आचार्य जो कुछ बोलते थे, किसी सुभाषित अथवा मंत्र का उच्चारण करते थे। शिष्यगण उन्हें दोहराते थे। इस प्रक्रिया को अनुवचन या अनुवाद कहा जाता था। आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में जो गुरुकुल हुआ करते थे उनमें शिक्षा जो है वो बोल कर दी जाती थी। उस समय लिखने का कोई भी अर्थ नहीं था, इसीलिए जो गुरु दोहराते थे, गुरु जो बोलते थे, उन्हीं मंत्रों का उच्चारण उनके शिष्य किया करते थे और इसी दोहराने की परंपरा को अनुवचन या अनुवाद कहा जाता था। अनुवाद भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल का विशेष शब्द रहा है। इस शब्द का प्रयोग गुरु के वचनों को शिष्यों द्वारा दोहराए जाने के लिए होता था। जाहिर है कि प्राचीन काल में ज्ञान मौखिक तौर पर गुरु से सुनकर और फिर उसे बार बार दोहरा कर याद किया जाता था। ज्ञान अर्जित करने की यही विधि प्रचलित थी। इसीलिए पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में अनुवादे चरणानाम कहा है, जिसका अर्थ होता है पहले कही गई किसी भी बात को फिर से कहना, उसका पुनः उच्चारण करना। महान विद्वान और दार्शनिक राजा भर्तृहरि ने भी अपने ग्रंथ वाक्याब्दीय में अनुवाद शब्द का प्रयोग कथन की आवृत्ति के अर्थ में किया है। आवृत्ति नुआदो व जैमिनीय न्यायमाला की प्रसिद्ध उक्ति ज्ञातस्य कथनमनुवादः का अभिप्राय भी यही है कि अनुवाद ज्ञात का पुनर्कथन है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे चिंतामणि के अनुसार प्राप्तस्य पुनः कथने या ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने इति अनुवादः का अभिप्राय भी स्पष्ट है कि पहले से ज्ञात अर्थ को, ज्ञान के अर्थ को फिर से कहना अनुवाद है। अनुवाद का अर्थ अगर हम और तरीके से जानें तो इसमें हम कह सकते हैं कि संस्कृत में वद का अर्थ है बोलना अथवा कहना। वद से विकसित वाद का अर्थ होता है कथन या कही गई कोई भी बात। इसके अलावा हम देखते हैं कि अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार लैटिन के ट्रांसलेटर से विकसित है, जिसका अर्थ होता है पार ले जाना। अंग्रेजी चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार भी ट्रांसलेशन शब्द टू ट्रांसलेट क्रिया का संज्ञा रूप है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन के ट्रांसलेटम शब्द से हुई है। लैटिन ट्रांसलेटम ट्रांस
और लेटम के योग से बना शब्द है। ट्रांस का अर्थ बियॉन्ड, अक्रॉस, थ्रू अर्थात दूसरी ओर या के पार होता है तथा लेटम का अर्थ टू कैरी अर्थात ले जाना होता है। इस तरह से ट्रांसलेशन का अर्थ हुआ पारगमन। इसके अलावा हम देखते हैं कि अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद की परिभाषा जब आप देखेंगे तो इसमें कुछ प्रमुख नाम आते हैं, जैसे कि भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद क्या है? भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीकों की व्यवस्था है और अनुवाद है इन्हीं प्रतीकों का प्रतिस्थापन, अर्थात एक भाषा के प्रतीकों के स्थान पर दूसरी भाषा के निकटतम या कथनता और कथ्यता, समतुल्य और सहज प्रतीकों का प्रयोग। इस प्रकार अनुवाद निकटतम, समतुल्य और सहज प्रतीकन है। दूसरे हैं डॉक्टर सतीश कुमार रोहरा। इन्होंने कहा है कि अनुवाद से तात्पर्य एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। अनुवाद एक प्रकार का ऑपरेशन अर्थात संक्रिया है। इस संक्रिया द्वारा एक भाषा की पाठ्य सामग्री दूसरी भाषा में प्रतिस्थापित की जाती है। जिस भाषा की पाठ्य सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे स्रोत भाषा, और जिस भाषा में सामग्री प्रतिस्थापित की जाती है उसे हेतु या लक्ष्य अथवा संवाहक भाषा कहा जाता है। आप जानते हैं कि जब हम किसी चीज़ का ट्रांसलेशन करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, अगर किसी पुस्तक का हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उसका अनुवाद कर रहे हैं किसी दूसरी भाषा में, तो जिस पुस्तक का हम अनुवाद कर रहे हैं वो होती है स्रोत भाषा, और जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं उस भाषा को कहते हैं लक्ष्य भाषा। इसके अलावा हम देखते हैं कि नायडा और टिगलर, ये ऐसे नाम हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्हें देख लेते हैं। इनके अनुसार मूल भाषा के संदेश के समतुल्य संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की क्रिया को अनुवाद कहते हैं। संदेशों की समतुल्यता पहले अर्थ और फिर शैली की दृष्टि से निकटतम एवं स्वाभाविक है। इसके अलावा हम अनुवाद के महत्व को जान लेते हैं। अनुवाद के महत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। वस्तुतः किसी भी देश की सांस्कृतिक परंपराओं, साहित्यिक मान्यताओं, वैज्ञानिक शोधों, औद्योगिक विकास, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति से परिचय प्राप्त करने के लिए अनुवाद एक अनिवार्य माध्यम है। इसके प्रतिभाशाली विद्यार्थी किसी विषय अथवा शाखा का अध्ययन अपनी मातृभाषा में सरलता और पूरी समझ के साथ कर पाता है। अगर उसे यह कार्य मातृभाषा को छोड़ किसी अन्य भाषा में करना पड़ी तो उसकी शक्ति और समय के व्यय की तुलना में उसे प्राप्त ज्ञान बहुत कम होगा। ऐसा भी संभव है कि भाषागत कठिनाइयों के कारण उसके भीतर की अभिरुचि एवं जिज्ञासा कुंठित हो जाए। इस कारण अनुवाद प्रतिभाशाली छात्र में जिज्ञासा की प्यास, खोज की ललक, वैज्ञानिक अनुसंधानों के प्रति दिलचस्पी तथा समय और शक्ति का बचाव कर मात्र किसी छात्र विशेष को ही नहीं वरन संपूर्ण राष्ट्र को उपकृत करता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि अनुवाद की विशेषताएं क्या हैं। जब हम अनुवाद की विशेषताओं को देखेंगे तो उसमें हम ज़्यादा अच्छे से अनुवाद के महत्व को समझ पाएंगे। सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो है एकार्थता। उसमें अगर आप कोई अनुवाद कर रहे हैं तो उसमें अर्थगत एकता अनिवार्य है, अर्थात जो बात कही गई हो उसमें उसके अनुवाद में अर्थ भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हैं किसी पुस्तक का या किसी भी चीज़ का, तो उसके अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। जो पहली पुस्तक में अर्थ निकल रहा है वही दूसरी पुस्तक में जो आपने अनुवाद किए है उसमें भी वही अर्थ निकलना चाहिए।
दूसरा है अर्थगत असंदिग्धता। अनुवाद को पूर्णतया निश्चयात्मक अर्थ प्रदान करने वाला होना चाहिए। यदि किए गए अनुवाद से उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो वह संदिग्ध रह जाएगा। यदि आप किसी भी चीज़ का अनुवाद करते हैं तो अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि उस अनुवाद से सारा जो अर्थ है वो पूर्णतः निकल कर आना चाहिए। तीसरी विशेषता है मूल भाषा की रक्षा। मूल भाषा के कथ्य एवं कथन का लक्ष्य भाषा में अधिकतम निर्वाह अपेक्षित है। मूल भाषा की रक्षा के बिना सफल अनुवाद असंभव है। यानी कि जो मूल भाषा है, मूल कथ्य है, उसका वैसा ही होना जरूरी है। अगर आप अनुवाद कर रहे हैं तो उसके अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। चौथी विशेषता है कृत्रिम जटिलता एवं दुरूहता का अभाव। अनुवाद में शब्दों के कृत्रिम प्रयोग से भाषा जटिल एवं दुरूह बन जाती है और तब मूल भाव का नाश हो जाता है। इसलिए अनुवाद को कृत्रिम जटिलता एवं दुरूहता से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि अगर आप किसी भी चीज़ का अनुवाद करते हैं तो जो जैसा भी लिखा है आपको भी वैसा ही अनुवाद करना है। आप अपने व्यक्तिगत भावों को उसमें नहीं जोड़ सकते, वरना उसका अर्थ बदल जाएगा। इसकी पांचवी विशेषता है व्याकरणिक शुद्धता। अनुवाद की भाषा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि अनुवादक अध्ययनशील तथा स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के विभिन्न बोध स्तरों एवं संप्रेषण कला दोनों से अच्छी तरह परिचित हो। इसकी छठी विशेषता है समतुल्यता। वस्तुतः अनुवाद एक द्विभाषिक प्रक्रिया, विभिन्न भाषाओं की प्रकृति और प्रवृत्ति एक दूसरे से भिन्न होती है। अतएव अनुवाद की सफलता एवं सार्थकता के लिए उन दोनों भाषाओं के बीच विभिन्न स्तरीय पर समतुल्यता आवश्यक है। इसी कारण दोनों भाषाओं, स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुवाद के महत्व की। अनुवाद के महत्व के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। वर्तमान में अनुवाद का महत्व और उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। निम्नांकित आधार पर हम अनुवाद के महत्व को समझ सकते हैं। रचनात्मक कला साहित्यिक संवर्धन हेतु उपयोगी। दूसरा है विदेशी भाषाओं के साहित्य से लाभान्वित होने के लिए अनुवाद की महत्ता। यदि हम अनुवाद को जगह नहीं देंगे तो दूसरी भाषाओं की ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा है विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, खगोल शास्त्र आदि के ज्ञानार्जन हेतु आवश्यक। चौथी है विविध संस्कृतियों को जानने हेतु आवश्यक। इसके बाद आता है महत्व अंतर्राष्ट्रीय एक स्थापित करने में महत्वपूर्ण। इसके बाद विविधता में एकता स्थापित करने हेतु उपयोगी। उसके बाद आता है सांस्कृतिक समृद्धि एवं प्रसार हेतु। उसके बाद बहुमुखी प्रगति में भी अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका। इसके बाद हम जानते हैं अनुवादक के गुण, दायित्व और उनसे जुड़ी हुई अपेक्षाएं। सबसे पहले जब हम जानेंगे तो अनुवाद आज विश्व में तमाम देशों के मध्य एक बहुदिशागामी तथा बिना किसी अवरोध या रोक टोक के आवागमन प्रशस्त करने वाला फ्लाईओवर बन गया है। अगर हम बात करें कि इसके गुण क्या होने चाहिए तो सबसे पहला आता है भाषा प्रभुत्व। अगर आप किसी भी शुद्ध भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद कर रहे हैं तो आपको उस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आपको शुद्ध भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है बहुज्ञता तथा विवेकशीलता। एक अनुवादक के अंदर विवेकशीलता का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद तीसरा है सतर्कता। चौथा है संदेह निवारण करता। पांचवा है प्रतिभा। उसके बाद समाज एवं संस्कृति का ज्ञान। उसके बाद ज्ञान विज्ञान तथा मनोविज्ञान का परिचय। ये सारी चीज़ें अनुवादक के अंदर होनी चाहिए।
इसके बाद अनुवादक के दायित्वों की बात करते हैं। पहला है श्रद्धा एवं निष्ठा। अनुवादक को विषय के प्रति अभिरुचि होनी चाहिए। मूल लेखक के विचारों को लक्ष्य भाषा के पाठकों तक पहुंचाने की निष्ठा होनी चाहिए। दूसरी है कड़ी साधना। इसके बाद आता है सृजन क्षमता, उसके बाद आता है तटस्थता, फिर निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता। इसके बाद हम बात करते हैं अनुवादक से अपेक्षाएं। किसी भी अनुवादक से हमारी क्या अपेक्षाएं होती हैं। पहला है उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जो भी अनुवादक अनुवाद करता है उसका उच्चारण शुद्ध होना आवश्यक है। दूसरा, उसका व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए। यदि उसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं होगा तो कोई भी उसकी पुस्तक को क्यों पढ़ेगा। तीसरा है उसे न्यायाचार एवं शिष्टाचार की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद श्रोताओं की भाषा, शब्दावली एवं वाक्य विन्यास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगला है आशु अनुवादक को सुनने और समझने में तथा उसे तत्काल प्रस्तुत करने की कला में माहिर होना चाहिए। इसके बाद अनुवाद का प्रस्तुतिकरण विनम्रतापूर्वक होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रभाव की कमी नहीं होनी चाहिए। अगला आता है वक्ता से यदि विषयांतर हो जाता है या त्रुटिपूर्ण उच्चारण करता है तो भी आशु अनुवादक को इन त्रुटियों को सुधार कर सही ढंग से अनुवाद प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद आता है मूल वक्त के कथन की भाषा एवं भावना दोनों ही पूर्ण रूप से रक्षा करनी चाहिए। अगला है उसे विशेषज्ञ के साथ साथ बहुज्ञ भी होना चाहिए ताकि वह आसानी से सही अनुवाद प्रस्तुत कर सके। इसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं। मुझे लगता है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।